स्वागत दोस्तों आपका चैनल के सामने मौके पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने एक मीटिंग में आंख में आंख डालकर किन लोगों से बोला कि पार्टी छोड़कर जाना है तो जाओ, साफ साफ बता दो और ब्लैकमेलिंग करना बंद करो। बताएंगे क्यों राहुल गांधी इतने गुस्से में नजर आए दोस्तों और किसे राहुल गांधी ने साफ तौर पर बोल दिया है कि पार्टी में रहना है तो रहो वरना जाओ। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर इंदौर में राहुल गांधी के दौरे के बाद भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा विकेट गिरने जा रहा है। बताएंगे मंत्रिमंडल से एक बड़े नेता को हटाए जाने की चल रही है चर्चा। इसी के साथ में यूजीसी के नोटिफिकेशन के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी में एक और नेता ने इस्तीफा देकर सवर्ण समाज बीजेपी से है नाराज। इस तरीके के दिए हैं बड़े संकेत। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे और भी बड़ी खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी ने एकदम सही बोला है, जो लोग पार्टी को ब्लैकमेल कर रहे हैं उन लोगों के लिए स्पष्ट मैसेज है कि अगर पार्टी में रहना है तो सही से रहो, विचारधारा का पालन करो, वरना ब्लैकमेलिंग करना है तो पार्टी छोड़कर चले जाओ। और एकदम सही बोला गया। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर पिछले तकरीबन 1.5 महीने से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लोग ये सुन रहे हैं कि बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी के जीते हुए 6 विधायक पार्टी छोड़कर चले जाएंगे। जनता दल यूनाइटेड से संपर्क में है। इस तरीके से बार बार सत्ताधारी दल के मंत्रियों के द्वारा बयान दिया जा रहा था और मामला इतना बढ़ गया था दोस्तों कि जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के बयान के साथ साथ न्यूज अखबारों में सूत्रों का हवाला दे देकर लगातार एक के बाद एक हर दिन कुछ न कुछ बोला जा रहा था। दावा किया जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी के बिहार के नेतृत्व के संपर्क में 6 के 6 विधायक नहीं है और ये 6 विधायक जनता दल यूनाइटेड में जा सकते हैं। इस तरीके के भ्रम के बीच में इन 6 के 6 विधायकों में से किसी ने भी आकर स्पष्टीकरण नहीं दिया और ये नहीं बोला कि उन्होंने कोई भी संपर्क किसी भी पार्टी से नहीं साधा है और कहीं भी वो नहीं जा रहे हैं। यानी विधायकों की शांति और कांग्रेस पार्टी के द्वारा बुलाए गए बिहार के परंपरागत चूड़ा भोज में मौजूद नहीं रहने के बाद मामला और ज्यादा आगे बढ़ा। फिर राहुल गांधी ने दिल्ली में सारे नेताओं को तलब किया दोस्तों। ये 6 के 6 विधायक राहुल गांधी के साथ में मीटिंग रूम में मौजूद रहे, जहां पर कांग्रेस पार्टी के इंदिरा भवन हेडक्वार्टर में राहुल गांधी ने इन 6 के 6 विधायकों से नजर मिलाते हुए बोला, आंखों में आंखें डालकर बोला और 2 टूक बोल दिया कि अगर पार्टी छोड़ने का मन है तो साफ साफ बता दो। राहुल गांधी का ये अंदाज देखकर हॉल में पूरी तरीके से सन्नाटा पसर गया दोस्तों। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो भी विधायक जाना चाहते हैं वो अपना कारण खुलकर मुझे बता दे ताकि भ्रम पैदा ना हो और अटकलें ना लगाई जाए, और आपको जहां जाना है आप जा सकते हैं, कारण मुझे बता दीजिए। राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि कांग्रेस पार्टी अब किसी भी तरीके की ब्लैकमेलिंग और अनिश्चितता के मोड में नहीं है कि कोई विधायक आकर बोले और ये रिपोर्टें छपती रहे कि वो विधायक वहां भाग गया, वो वहां भाग जाएगा। पार्टी के विचारधारा के प्रति कोई वफादार रहे ना रहे, पार्टी रहेगी, विचारधारा रहेगी। और इसीलिए सारे विधायकों से राहुल गांधी ने आंख में आंख डालकर पूछा कि क्या आप लोग जाना चाहते हो तो कारण बता दो और चले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ब्लैकमेलिंग और अनिश्चितता को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राहुल गांधी ने जैसे ही ये बातें बोली दोस्तों, सन्नाटा पसरा और रिपोर्ट के अनुसार सारे विधायकों ने एक सुर में बोला कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, पार्टी के प्रति पूरी तरीके से वफादार है। कुल मिलाकर दोस्तों राहुल गांधी ने एकदम सही किया, सामने से पूछ लिया, क्योंकि लगातार ये रिपोर्टें सामने आ रही और उसके बाद जो विधायकों के द्वारा खंडन नहीं किया जा रहा तो कहीं ना कहीं अनिश्चितता और ज्यादा बढ़ रही थी और पार्टी कमजोर हो रही थी। अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सही फैसला लिया राहुल गांधी ने, एकदम मुंह पर सही बोला, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर मध्य प्रदेश के इंदौर के अंदर दूषित पानी पीने से कई लोगों की मौत के मामले पर राहुल गांधी इंदौर के दौरे पर गए थे दोस्तों, जिसका असर अब होने लगा है। मध्य प्रदेश की राजनीति से एक बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजबूरी में अब अपने कैबिनेट का फेरबदल करने जा रही है, जिसमें सूबे के 2 कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय और विजय शाह को मंत्री के पोस्ट से हटाया जा सकता है। आपको बता दें कि विजय शाह बीजेपी का वही मंत्री है दोस्तों जिसने सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान दिया था और सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश जारी करते हुए मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार से 2 सप्ताह के अंदर इस पर एक्शन लेने के लिए बोला गया था दोस्तों। और कैलाश विजयवर्गीय जिसने इंदौर के अंदर दूषित पानी लोगों की मौत के मामले को लेकर विवादित बयान दिया था, इन दोनों का नंबर कटने वाला है, यानी मंत्री के पोस्ट से इन दोनों को हटाया जाएगा। इस तरीके की लगातार जानकारियां चल रही है दोस्तों। कैलाश विजयवर्गीय का झंडा रोहन का लिस्ट से नाम भी गायब है, यानी सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा गणतंत्र दिवस के मौके पर जो लोग झंडा फहराते हैं उन मंत्रियों की पूरी लिस्ट तैयार की गई। इस लिस्ट में कैलाश विजयवर्गीय का नाम नहीं है, जिससे लग रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय को मंत्री के पोस्ट से हटाया जा सकता है। इसने जो विवादित बयान दिया था और लोगों की मौत के मामले को लेकर संवेदनहीन बयान देते हुए फोकट की बातें बोलकर घंटा जैसे आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था, यानी जितने लोगों की मौत हुई दोस्तों उनके परिजनों को दिल को दुख पहुंचाने वाला बयान दिया था कैलाश विजयवर्गीय ने। और अब कांग्रेस पार्टी के दबाव पर यह कार्रवाई बीजेपी को करनी पड़ रही है और विजय शाह को तो कांग्रेस पार्टी ने पिछले तकरीबन 1 साल से लगातार घसीटा हुआ है और एक के बाद एक हर दिन कोई ना कोई विरोध करता हुआ कांग्रेस पार्टी का नेता नजर आ जाता है। कभी विजय शाह के घर पर जाकर काली पोत दी जाती है, कभी विजय शाह के रैली के आगे कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता लेटकर विरोध करने लगता है, यानी गाड़ियों का जो रैली चलता है, काफिला चलता है, उसके सामने आकर विरोध कर देते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने विजय शाह को पिछले तकरीबन 1 साल से मैदान में उतरकर निशाने पर ले रखा है और यही बड़ा कारण है कि बीजेपी को दोनों मंत्रियों को हटाना पड़ेगा। दोस्तों आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के द्वारा यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था दोस्तों, जिसके अनुसार यूनिवर्सिटी के अंदर एससी एसटी समाज के लोग और ओबीसी समाज के छात्रों की सुरक्षा करने के लिए और उनके साथ कोई जातिगत भेदभाव ना हो, इसके लिए एक कमेटी बनाने का फैसला लिया गया था और साथ में एक स्क्वाड बनाने की बातें चल रही थी। यानी यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ लोगों का एक स्क्वाड बनाया जाएगा जो देखेगा पूरे कैंपस में घूमकर के कहीं भी दलित समाज के लोगों के साथ में, आदिवासी समाज के लोगों के साथ में, ओबीसी समाज के लोगों के साथ में कोई भेदभाव ना हो, छात्रों के साथ में जाति के आधार पर भेदभाव ना हो। बीजेपी की सरकार ये कानून लेकर आई, लेकिन अब जनरल कैटेगरी के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू करते हुए कहा कि एससी एसटी ओबीसी समाज के लिए ये कानून लेकर आया गया और इसमें केवल एक ही समाज को छोड़ा गया और वो है जनरल कैटेगरी। यानी जानबूझकर जनरल कैटेगरी के लोगों को विलन बनाने की कोशिश की जा रही है, उनके खिलाफ ये कानून लेकर आया गया है, क्योंकि एक ही समुदाय है जिसको इस पूरे कानून में नहीं जोड़ा गया, उनको अलग रखा गया है। यानी जनरल कैटेगरी के लोगों को ऑपरेसर के तौर पर यानी दमनकारी के तौर पर दिखाने की कोशिश की गई है और ये जनरल कैटेगरी के लोगों के साथ अपमान है। इस पूरे मामले पर बीजेपी को आंख बंद करके सपोर्ट करने वाले जनरल कैटेगरी के लोग खुलकर मैदान में उतर रहे हैं और कई तो इस्तीफे सामने आने शुरू हो गए हैं दोस्तों। बीजेपी के मंडल अध्यक्ष को लेटर लिखकर बीजेपी के बूथ के अध्यक्ष हसनगंज के उन्नाव के नेता ने इस्तीफा दे दिया और कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष के पोस्ट से इस्तीफा देता हूं। बीजेपी के नेता प्रतीक तिवारी की ओर से यह इस्तीफा दिया गया है और यूजीसी के नियम को लेकर विरोध जताया गया है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनगणना की अधिसूचना में जाति का कॉलम ना होने को लेकर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना कराने का दावा बीजेपी की सरकार कर रही थी, लेकिन अब जो नोटिफिकेशन आया है, जो अधिसूचना आई है, उसमें जनगणना की कोई बात नहीं है, यानी जातीय जनगणना की कोई बात नहीं है। सपा के नेता ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी का सीधा फॉर्मूला है, न गिनती होगी न अनुपातिक आरक्षण अधिकार देने का जनसांख्यिकी आधार बनेगा। उन्होंने आगे लिखा कि आज बीजेपी पर भरोसा करने वाले लोगों को बीजेपी ने ठगा है और घोर अपमानित भी किया है। बीजेपी ने जो कार्यकर्ता व नेता से ये बुलवाया था कि जातीय जनगणना भारतीय जनता पार्टी करेगी, अब वो समाज में क्या मुंह दिखाएंगे। वो अब गले में बीजेपी का पट्टा लेकर घरों और दुकानों और वाहनों से बीजेपी का झंडा उतारने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, सपा के नेता अखिलेश यादव ने लिखा कि पीडीए समाज को मान सम्मान आरक्षण और अधिकार की लड़ाई अपने आप खुद से लड़नी पड़ेगी। और सपा के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि मान सम्मान आरक्षण अधिकार की लड़ाई खुद लड़िए और अब जब विरोध होगा तो छलजीवी बीजेपी फिर कहेगी कि ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया। बीजेपी अब इतनी बुरी तरीके से एक्सपोज हो गई है कि सबको मालूम है कि गलत मंसूबों के भंडाफोड़ बीजेपी वालों के हो चुके हैं। ये बार बार अपने आप को डिफेंड करने के लिए आते हैं, लेकिन इनका मंसूबा एकदम क्लियर है। कुल मिलाकर दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा ये गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें जनगणना अधिनियम 1948 का जिक्र किया गया है और धारा 8 की उपधारा का उपयोग करते हुए जनगणना कराने का नोटिफिकेशन दिया गया है, लेकिन इसमें यह नहीं बताया गया कि जातीय जनगणना करवाया जाएगा। आप लोग इस पूरे मामले में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के विधानसभा चुनाव में मिली बुरी तरीके से हार के बाद अब तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से वापसी की है। दोस्तों, तेजस्वी यादव पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि कर्पूरी जी और लालू जी को भद्दी भद्दी गालियां दी गई, मगर वो लोग कभी नहीं झुके। तेजस्वी यादव झुकने वाला नहीं है, वो लड़ेगा और जीतेगा। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। जनता बदलाव चाहती है। अभी भी 60% लोगों ने इन लोगों के खिलाफ वोट किया है, इसलिए हमारी पूरी उम्मीद जगी हुई है। यानी ऐसा नहीं है कि एक तरफा इन लोगों की जीत हो गई। हम लोग ये देख रहे हैं कि 60% लोग इनके साथ में खड़े हैं और हम उन 60% लोगों को इकट्ठा करके एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन बिहार में करके दिखाएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारा तेवर बिल्कुल कम नहीं होगा, लड़ाई हम लोग और मजबूती से लड़ेंगे। अब 29 की तैयारी में सारे नेताओं को जुट जाने के लिए बोला जा रहा है। ऐसे में दोस्तों, तेजस्वी यादव फिर से बिहार चुनाव के बाद वापसी कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या तेजस्वी यादव अपनी रणनीति में कोई बड़ा बदलाव करेंगे, क्योंकि भाजपा वाले और नीतीश कुमार सब मिलकर केवल एक ही मुद्दे पर पूरे बिहार के चुनाव को पलट देते हैं दोस्तों, और वो मुद्दा होता है जंगल राज का। ऐसे में जंगल राज बार बार बीजेपी और एनडीए गठबंधन वाले बोलते रहेंगे और बार बार तेजस्वी यादव और आरजेडी को बैकफुट पर धकेलते रहेंगे, तो इस मुद्दे से कैसे पार पाना है, ये एक बड़ा सवाल आज भी तेजस्वी यादव के सामने है। ऐसे में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने आने वाले दिनों को लेकर स्पष्ट बताया है कि लड़ाई अभी लंबी है और हम लोग नई रणनीति के साथ मैदान में उतरेंगे। देखते हैं क्या नई रणनीति तेजस्वी यादव बनाते हैं, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं है। साथ साथ दोस्तों, हाईकोर्ट में जज के साथ कहासुनी से जुड़े मामले को लेकर वकील को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है। वकील के खिलाफ आपराधिक मामला यानी क्रिमिनल कंटेम्प्ट का नोटिस जारी कर दिया गया है। शीर्ष अदालत एपेक्स कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला दायर किया है। दोस्तों, मामले की सुनवाई कर रहे भारतीय मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यानी जस्टिस सूर्यकांत की ओर से अदालत ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वह यानी वकील आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो फिर कोर्ट भी अपने तरीके से आंख दिखाएगा और मजबूत कार्रवाई करेगा। झारखंड हाईकोर्ट का यह मामला है, जहां पर सुनवाई के दौरान एडवोकेट महेश तिवारी ने जस्टिस राजेश कुमार को सीमा पार नहीं करने के लिए बोल दिया। इसके बाद उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी किया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश सिर्फ यह दिखाने के लिए चाहते हैं कि क्या बिगाड़ लिया मेरा,
किया। उन्होंने एडवोकेट को नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आने पर भी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि तुम्हें नोटिस गया है और आप यहाँ पर आए हो, आप आंख दिखाकर बात करते हो हाई कोर्ट के जज के सामने और उसके बाद उम्मीद करते हो कि आपको यहाँ से राहत मिलेगी। बिल्कुल नहीं मिलेगी। अगर आंख दिखाने की कोशिश करोगे तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को लेकर एक बड़ी खबर आई है। दोस्तों तेजस्वी यादव को आरजेडी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला लिया जा सकता है। आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 25 तारीख को यानी आज बुलाई गई है। 11:30 बजे होटल मौर्या में यह बैठक होगी और इस बैठक में पार्टी एक बड़ा फैसला लेगी। तेजस्वी यादव को पार्टी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। आरजेडी के सुप्रीमो लालू यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ऐसे में कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी तेजस्वी यादव को दी जाएगी। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि जहां जहां एसआईआर है वहां वहां वोट चोरी हुई है। एसआईआर अब एक व्यक्ति एक वोट के संवैधानिक अधिकार को नष्ट करने का हथियार बन चुका है, जिससे सत्ता का फैसला जनता के हाथ में ना रहे बल्कि चुनाव आयोग के तिगड़म के हाथ में चला जाए। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि चुनाव आयोग अब लोकतंत्र का रक्षक नहीं है, वोट चोरी की साजिश में पूरी तरीके से शामिल है। गुजरात में एसआईआर की गड़बड़ी का भी उन्होंने पूरी तरीके से जिक्र किया है। दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, इस दौरान उनकी ओर से ये सारी बातें बोली गई है। राहुल कहते हैं कि संस्थागत चोरी हुई है और गुजरात में 73 लाख नाम हटाए गए हैं। 5 करोड़ 8 लाख के आसपास जो वोटर थे अब वो घटकर 4 करोड़ 34 लाख हो गए हैं। शहरी इलाकों में जैसे सूरत के अंदर 25% नाम हटे हैं, अहमदाबाद में 23% से ज्यादा नाम हटाए गए हैं। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी कार्यालय से फॉर्म 7 भरकर 14 से 15 लाख कांग्रेस पार्टी के वोटर के नाम हटाए गए हैं। जिग्नेश मेवाड़ी के क्षेत्र में 24,000 आपत्तियां आई है। पूरे गुजरात में 62 लाख फर्जी नाम संभव है। इसके बाद उन्होंने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार को लेकर भी अपनी राय रखी है। दोस्तों कुल मिलाकर राहुल गांधी के आरोप काफी संजीदा है। आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें तिरुवनंतपुरम के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ एक जबरदस्त तरीके का खेला हो गया। दोस्तों हुआ ये कि तिरुवनंतपुरम के नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का मेयर है। तिरुवनंतपुरम नगर निगम ने बीजेपी जिला इकाई पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया दौरे के दौरान अवैध फ्लेक्स बोर्ड लगाने के लिए 19,70,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। नगर निगम के सचिव की शिकायत पर कैंटोनमेंट पुलिस ने बीजेपी के जिला अध्यक्ष करमना जयन के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की है। दोस्तों भले ही बीजेपी का मेयर पीवी राजेश यहाँ पर सत्ता में हो, लेकिन कार्रवाई की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के समय पालियम जंक्शन के अंदर पुलुमुडु जंक्शन तथा फुटपाथों पर फ्लैक्स लगाए गए थे, बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाए गए थे, जिससे राहगीरों को यानी चलने वाले लोगों को परेशानी हो रही थी। हाईकोर्ट के पुराने आदेशों और एलएसजीडी निर्देशों का उल्लंघन बताया गया। पहले हटाने का निर्देश दिया गया लेकिन बीजेपी ने अनदेखा कर दिया। कार्रवाई 23 जनवरी 2026 को यानी 2 दिन पहले हुई है। एफआईआर बीएनएस की धारा 223 यानी लोक सेवक के आदेश के उल्लंघन से जुड़ा हुआ मामला, 285 यानी सार्वजनिक रास्ते को बाधा पहुंचाना और केरल पुलिस एक्ट के 120 के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब देखते हैं इस पूरे मामले पर आगे क्या कोई कार्रवाई होती है, मजबूती से कार्रवाई होती है या फिर स्थिति को ऐसे ही डामाडोल रखा जाएगा। आप लोग पूरे मामले पर क्या कहना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी के समर्थन में, नरेंद्र मोदी के प्रचार के लिए जो बैनर पोस्टर लगाए गए तो केरल के जो बेसिक रूल होते हैं उसका भी उल्लंघन किया गया। पहली बार बीजेपी का मेयर बना है तो वो सारे रूल रेगुलेशन को बर्बाद करके यानी साइडलाइन करते नरेंद्र मोदी को दिखाने के लिए जगह जगह पर बैनर पोस्टर लगा रहा था और अब जाकर ये कार्रवाई हुई है। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें विदेश नीति को लेकर बीजेपी सरकार पर लगातार सवाल उठते रहते हैं। दोस्तों ऐसे में बीजेपी की सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसकी तारीफ की जानी चाहिए और जो फैसला अंधभक्तों को शायद पसंद नहीं आएगा। आपको बता दें कि जो अपडेट है उसके अनुसार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत ने ईरान के पक्ष में नो का बटन दबाकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर ईरान का समर्थन किया है। भारत, चीन और पाकिस्तान जैसे बड़े एशिया के देशों ने मिलकर ईरान के समर्थन में एकजुट होकर मतदान किया है। ये कदम पश्चिम के देशों के दबाव और दोहरे मापदंड के खिलाफ भारत की रणनीति और स्वतंत्र विदेश नीति को दर्शाता है। आपको बता दें कि एक प्रस्ताव आया था यूएनएचआरसी में यानी यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट काउंसिल के अंदर और इसमें प्रस्ताव में यह बोला गया था कि ईरान की आलोचना की जानी चाहिए। ईरान के अंदर मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट का पूरी तरीके से उल्लंघन किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों इस प्रस्ताव के विरोध में एशिया के ज्यादातर देश खड़े हुए और भारत ने भी कदम आगे बढ़ाया और इसका विरोध किया, यानी इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए ईरान का समर्थन किया। अगर आप भी मानते हैं कि एकदम सही कदम उठाया गया है, इसके बाद अब ये जितने भी भाजपा के समर्थक है दोस्तों वो बौखलाएंगे, क्योंकि ईरान को वो एक मुस्लिम देश की तरह देखते हैं और किसी भी मुस्लिम देश का विरोध करते हैं ये देखकर कि क्योंकि वो मुस्लिम देश है। लेकिन भारत और ईरान के प्राचीन टाइम से ही आपस में अच्छे संबंध रहे हैं। भारत का पड़ोसी है ईरान और पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए ईरान की बहुत जरूरत है। ऐसे में ईरान को भारत एक दोस्तियाना देश के तौर पर देखता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं दोस्तों जो मुस्लिम कंट्री होने के कारण ईरान से हेट करते हैं और भाजपा के ज्यादातर समर्थक ये सोचते हैं कि ईरान का बीजेपी की सरकार विरोध करेगी यानी केंद्र सरकार विरोध करेगी। लेकिन केंद्र सरकार की विदेश नीति में ये एक अच्छा फैसला देखने को मिला है। अगर आप भी मानते हैं कि ईरान के साथ डटकर खड़ा होना चाहिए, ईरान भारत का एक ऐसा देश है, पड़ोसी देश है
जो भारत के लिए सबसे ज्यादा मदद पहुंचाएगा। अगर सेंट्रल एशिया में भारत को व्यापार करना है, कारोबार करना है, तो रास्ता ईरान के थ्रू जाएगा, ईरान से होते हुए जाएगा। और अगर गल्फ की कंट्री के साथ में भारत को अपना कारोबार और बढ़ाना है तो ईरान उसमें मदद करेगा। और पाकिस्तान को अगर कंट्रोल करना है तो ईरान एक अच्छी जगह है जहां से भारत पाकिस्तान को कंट्रोल कर सकता है, उसको डरा सकता है। और अफगानिस्तान में भी भारत अपना कारोबार कर सकता है, अपना दबदबा दिखा सकता है। तो जरूरी है कि ईरान को साथ में रखा जाए। लेकिन कुछ लोग होते हैं दोस्तों जो विदेश नीति यानी फॉरेन पॉलिसी नहीं जानते और केवल धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर देखते हैं कि कौन हिंदू देश है, कौन मुस्लिम देश है, कौन क्रिश्चियन देश है, और उसके आधार पर इनको लगता है कि दुनिया भर की डिप्लोमेसी चलती है। आप लोग दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा ऐसे लोगों के बारे में। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव के खत्म होने के बाद अब मेयर चुनने को लेकर तैयारी चल रही है दोस्तों। लेकिन कल्याण डोंबिवली नगर निगम यानी KDMC में राजनीतिक हलचलें बढ़ गई है। पहले कल्याण डोंबिवली में राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पार्षद एकनाथ शिंदे के साथ आ गए। अब शिवसेना UBT की कल्याण यूनिट ने पुलिस से संपर्क करके दावा किया है कि 2 चुने गए पार्षदों का कोई अता पता नहीं है। पार्टी ने दोनों की तलाश करने के लिए निष्पक्ष जांच की मांग की है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने शुक्रवार को पार्टी से शिकायत करते हुए कहा कि दोनों पार्षदों के परिवार के सदस्य, रिश्तेदार और पार्टी के पदाधिकारी से पूछताछ के बावजूद उनसे संपर्क नहीं हो पाया है, यानी पता नहीं चल पाया है कि आखिर जो नए चुने हुए पार्षद है वो है कहां, उनकी तलाश की जानी चाहिए। पुलिस में शिकायत दी गई है। अब देखते हैं इस पर आगे क्या कार्रवाई होती है दोस्तों, क्योंकि जब तक सारे के सारे महानगर पालिका के अंदर मेयर नहीं बन जाएगा, जब तक स्टैंडिंग कमेटी के अंदर अध्यक्ष नहीं चुन लिए जाएंगे, मेंबर नहीं चुन लिए जाएंगे, तब तक ये पूरा खेल चलता रहेगा। और जो लोग सत्ता में बैठे हैं वे लोग तो पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा उनके लोग स्टैंडिंग कमेटी में बैठे और मेयर बने। आप लोग क्या कहना चाहते हैं दोस्तों? इस तरीके से पार्षदों का गायब हो जाना ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीति का एक नया मामला है। यानी अमूमन इस तरीके की बातें 2014 से पहले नहीं आती थी कि पार्षद गायब हो गया वोट डालने से पहले, लेकिन अब जगह तोड़ फोड़, पैसा, यही सब चल रहा है। और इसी से पता चलता है कि देश की राजनीति 2014 के बाद से पूरी तरीके से बर्बादी के कगार पर पहुंच गई है। साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर इंडिया टुडे की ओर से एक ऐसी तस्वीर जारी की गई है दोस्तों, जिस तस्वीर को लेकर अब कई तरीके के सवाल खड़े होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया टुडे के कवर पेज पर नजर आ रहे हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी बाघ की सवारी करते हुए, यानी भारत का जो नेशनल एनिमल है टाइगर, उसकी सवारी करते हुए नजर आ रहे हैं। और ग्रोथ रेट 8.2 बताया जा रहा है, यानी दावा किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में विकास दर इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि बाघ पर सवार होकर ये विकास दर तेजी से आगे बढ़ रही है, डेवलपमेंट आगे बढ़ रहा है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ये पूरा मामला नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से बढ़ा चढ़ाकर दिखाने से जुड़ा हुआ है, और इससे पता चलता है कि जो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं दोस्तों, कभी नरेंद्र मोदी को डिवाइडर एंड चीफ बोला करती थी, आज नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लगा लगाकर कहीं ना कहीं सरकारी एड के बहाने इस तरीके से नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को ग्लोरीफाई करने की कोशिश की जा रही है। अगर आप भी मानते हैं कि आजकल के न्यूज चैनल वाले और जो खासकर बड़े बड़े मीडिया हाउस है वो कैसे काम करते हैं, सबको पता है। अपनी राय जरूर लिखकर बताइए इस तस्वीर के ऊपर दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त एक ऐसा तूफान आया हुआ है जिसे लेकर काफी चर्चाएं चल रही है। अखाड़ों के बीच में बयानबाजी का दौर लगातार जारी है दोस्तों। आपको बता दें कि संगम की रेती पर आस्था का सैलाब उमड़ना चाहिए था, लेकिन बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है। शंकराचार्य के मामले को लेकर बयानबाजी लगातार जारी है। ऐसे में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने योगी आदित्यनाथ के बयान यानी कालनेमी वाले बयान को लेकर पलटवार किया और योगी आदित्यनाथ को ही कालनेमी बता दिया। और इसके बाद उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को लेकर एक बड़ा दावा किया दोस्तों। वो कहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य जो भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री है, उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होना चाहिए। वो काफी संजीदा नेता है, वो जानते हैं कि स्थिति को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है और भाषण देना, बयान देना भी जानते हैं, शालीनता जानते हैं। शंकराचार्य ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो बहस चलती रहती है कि योगी आदित्यनाथ या केशव प्रसाद मौर्य किसके नेतृत्व में बीजेपी को चुनाव लड़ना चाहिए, उस विवाद को और आगे बढ़ा दिया है और केशव प्रसाद मौर्य के काम करने के तरीके का समर्थन कर रहे हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद। और बीजेपी के अंदर कई सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश से मिलनी चाहिए और योगी आदित्यनाथ का टाइम अब खत्म हो चुका है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, क्योंकि अब उनसे राजनीति नहीं हो रही है। 2024 के चुनाव में बीजेपी के हार का सबसे बड़ा कारण उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार का शासनकाल था दोस्तों। ऐसे में बीजेपी के अंदर जो आपसी विवाद है उसे आगे बढ़ाते हुए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की ओर से यह कार्ड खेला गया है। केशव प्रसाद मौर्य ने इस पूरे मामले पर कहा था कि हम लोग जांच करवाएंगे और शंकराचार्य के खिलाफ कोई भी अगर कार्रवाई की गई है, यानी अगर कुछ गलत किया गया है तो फिर उस पर एक्शन जरूर होगा। उन्होंने शंकराचार्य से हाथ जोड़कर कहा कि आप स्नान करके कृपया प्रस्थान करिए और प्रशासन में अगर किसी ने गलती किया है तो उस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। और केशव प्रसाद मौर्य एकदम संजीदा तरीके से बयान दे रहे, जबकि योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के कुछ लोग उल्टा बयान देकर कहीं ना कहीं मामले को और ज्यादा भ्रमित करके आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य को लेकर अब अभिमुक्तेश्वरानंद साथ में आकर खड़े हो रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों
उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ी अपडेट आई है। कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देते हुए कहा कि पार्टी के अंदर उनके बारे में ज्यादा सोचा नहीं जाता, इसीलिए वो पार्टी से अलग हो रहे हैं, सपा में जाएंगे। और वैसे भी कांग्रेस पार्टी के अंदर मुस्लिम चेहरे के तौर पर एक नेता है जो सहारनपुर के सांसद भी हैं दोस्तों, इमरान मसूद, और उन्हीं की चलती है और इसीलिए अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहे थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी, तो उन्होंने कांग्रेस से अलग होने का फैसला लिया है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे। दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जवाहर, जहाँ से वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत धन्यवाद।